नमस्कार प्रिय छात्र और छात्राओं, जैसे कि कुछ दिन से मैंने आपसे आग्रह भी किया था कि हम लोग बहुत जल्दी मिलेंगे और आपके बहुत सारे मन में कुछ प्रश्न भी होंगे, बहुत सारे सुझाव भी होंगे। तो हम लोग बातचीत करके वो जो ये कठिनाई है, इस कठिनाई से कैसे उससे उबर सकते हैं। तो आप के समय-समय पर चर्चा भी होती रही है, संदेश भी आपको मिलता रहा है और इससे पहले सभी से मैंने की थी पीछे के समय में और मैं ये समझता हूँ कि जहाँ अभिभावकगण से बात हुई, उससे पहले हम लोगों ने सभी देश के कुलपतियों से जो केंद्रीय विश्वविद्यालय के कुलपति थे, उनसे भी लगभग 5 घंटे ऐसे सीधा संवाद किया था। आईआईटी के डायरेक्टर से संवाद किया था। तो लगभग हम लगातार संवाद भी करते जा रहे हैं और मेरे मन में आया कि क्योंकि आप भी ऐसी कठिनाई से होकर के गुज़र रहे हैं और आप क्या हर व्यक्ति, देश और देश नहीं पूरी दुनिया, आप सबको मालूम है कि पूरी दुनिया इस भय से गुज़र रही है और किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि पूरी दुनिया को कोरोना की इस सीमा तक की चपेट में आना पड़ेगा और दुनिया के बड़े से बड़े देश, छोटा देश इस समय बेहद नाजुक स्थिति से गुज़र रहा है और हिंदुस्तान भी उससे छूटा नहीं है, लेकिन हमारा सौभाग्य है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने समय रहते हुए ऐसे निर्णय लिए, जिससे कि आज 130 करोड़ लोगों का ये देश जो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, ये देश कुछ एक के और इस कोरोना की महामारी के संकट का सामना करने में काफ़ी कुछ सफल भी हुए हैं और ये इसमें आपकी बहुत सहभागिता है। विशेष करके मेरे छात्र-छात्राओं की, अध्यापकों की, अभिभावकों की बहुत बड़ी इसमें भूमिका है, क्योंकि इस देश में यदि मैं समझता हूँ कि 1000 से भी अधिक विश्वविद्यालय हैं, 45,000 से अधिक डिग्री कॉलेज हैं, 15-16 लाख स्कूल हैं, 1 करोड़ से भी अधिक अध्यापक हैं और जो अमेरिका की जनसंख्या से भी बढ़कर के 33 करोड़ से भी अधिक इस देश की छात्र-छात्राएँ हैं। तो स्वाभाविक ही है कि इतना बड़ा परिवार, दुनिया का सबसे बड़ा परिवार है ये शिक्षा का और इसलिए छात्र-छात्राओं ने जिस तरीके से पूरी ताकत के साथ संयमित होकर के जो प्रधानमंत्री जी के आह्वान का पूरे देश ने एकजुट होकर के और संगठित होकर के ये दिखाया है कि नहीं देश पर, व्यक्ति पर, समाज पर कभी भी कोई संकट आएगा तो पूरा देश उस संकट से निपटने के लिए एकजुट खड़ा है और आपने बड़ी देश के सभी छात्र-छात्राओं का इस दिशा में आभार भी प्रकट करना चाहता हूँ, धन्यवाद भी देना चाहता हूँ कि न केवल आपने अपनी को सुरक्षित रखा है, बल्कि अपने पूरे परिवार को भी इस महामारी से बचा करके रखा हुआ है। मैं आगे भी अनुरोध करूँगा कि आप इसी तरीके से क्योंकि कुछ समय का संकट है, ये परेशानी कुछ दिनों की परेशानी है। यदि इस परेशानी का हमने ठीक से मुकाबला कर लिया, तो जीवन बचेगा और राष्ट्र फिर प्रगति के शिखर को चूमेगा और इसलिए ये चुनौती हम सबके सामने कि जिस तरीके से योद्धा के रूप में आदि चुनौती को मुकाबला कर रहे हैं और वो योद्धा जो प्रत्यक्ष रूप में चाहे वो डॉक्टर हो, नर्स हो, सफाई कर्मी हो, सुरक्षा कर्मी हो, तमाम लोग स्वयंसेवी संगठन हो, जो पूरी योद्धा की तरह आने के लिए जुटे हुए रात-दिन एक कर रहे हैं, उनका भी हम समय-समय पर अभिनंदन करें, ये भी मेरा आपसे अनुरोध है और मुझे भरोसा है कि आप इस दिशा में सक्रिय भी होंगे, सजग भी होंगे और आप उतने ही संवेदनशील भी होंगे। मैं आपकी कठिनाइयों को समझ सकता हूँ, इसलिए मैंने पिछली बार सभी अध्यापकगण से अभिभावकगण से मैंने अनुरोध किया था कि वो आपकी मदद करें कि आप घर पर मुक्त तरीके से रह सकें, ज़्यादा तनाव से होकर ना गुज़रें
और हमने कोशिश की कि ऐसे वातावरण में जहाँ आपको लगेगा कि अब समय बढ़ रहा है तो हमको कुछ न कुछ करने को चाहिए, तो हमने कुछ ऑनलाइन यथासंभव कोशिश की कि हम आपको ऑनलाइन कुछ पाठ्यक्रम उपलब्ध करा सकें। तो मैं समझता हूँ कि अब मैं सीधे आपके साथ संवाद कर रहा हूँ। मुझे अ, अच्छा लग रहा है कि आप पूरे देश के छात्र जुड़ी हैं। और मुझे बताया गया कि जगह-जगह से सूचनाएँ आ रही हैं कि अभिभावकगण भी हमसे जुड़े हैं और बहुत सारे अध्यापकगण भी हमसे जुड़े हुए हैं। तो मैं यदि सवाल शुरू करूँ आपके सवालों का जवाब देना या आपके कुछ सुझाव तो मैं शुरू करता हूँ क्योंकि अभी मेरे सामने शुभम जो नई दिल्ली से ही है। शुभम ने कहा कि लॉकडाउन अवधि के दौरान होने वाली शैक्षणिक हानि से निपटने के लिए सरकार सीबीएसई की क्या तैयारियां हैं और क्या उनकी योजनाएं कटौती करे है। शुभम, जो आपको मालूम है कि सीबीएसई की ने जो निर्णय लिया था, वो सीबीएसई में ये निर्णय लिया गया था कि जो 1 से लेकर के और 8 तक इनको पदोन्नत कर दिया जाएगा और साथ में जो 9वीं है और 11वीं की कक्षा है, उसको आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर उनको भी पदोन्नति दी जाएगी, दूसरी कक्षा में उनको के आधार पर। और जहाँ तक पेपर्स बच गए थे उनकी और इंटर के जो बचे हुए प्रश्न पत्र हैं उनके बारे में ये कहा गया कि वो जब स्थिति सामान्य होगी तो उनकी परीक्षाएं कर दी जाएंगी। तो मैं ये समझता हूँ कि जो आपने कहा कि क्या तैयारी करनी चाहिए, किन परीक्षाओं की तैयारी करनी चाहिए और प्रवेश परीक्षा के लिए मुझे किस प्रकार तैयारी करनी चाहिए। क्योंकि आपने कहा कि मेरे को 9वीं में और 10वीं में और 11वीं में और 12वीं में आपके स्वाभाविक की है आपकी जिज्ञासा। तो मैं ये समझता हूँ कि सीबीएसई बोर्ड ने जो निर्णय लिया वो सब आपके सामने है और परिणाम भी है और जहाँ ये जो परीक्षाओं की कॉपियाँ हैं उनको भी उनकी जाँच का काम बहुत जल्दी शुरू हो रहा है और सीबीएसई उसकी पूरी तैयारी कर रही है। भव्या जी भव्या बताइए क्या कह रही हैं आप? मेरा मार्गदर्शन करें कि प्रवेश परीक्षा के लिए मुझे किस प्रकार तैयारी करनी चाहिए और मेरे पास अध्ययन सामग्री नहीं है और कोचिंग सेंटर भी बंद हैं। भव्या आप 11वीं कक्षा की मध्य प्रदेश की छात्रा हैं और आप कह रहे हैं कि प्रवेश परीक्षा की क्या तैयारी करनी है और आपके पास भी है कक्षा की आप छात्र हैं। मुझे भरोसा है कि 11वीं की आप छात्र हैं तो आपका परीक्षा परिणाम आपके पास आ गया होगा, ज़रूर आप पास हो गए होंगे, मेरी आपको शुभकामनाएँ। लेकिन आप कह रही हैं कि आपके पास सामग्री नहीं है, आपको तो सब मालूम है कि हमने ऑनलाइन पोर्टल पर स्कूली शिक्षा में दीक्षा है, दीक्षा पोर्टल पर आपको पर्याप्त सामग्री मिल रही है और यदि मैं कहूँगा कि दीक्षा पर 80,000 से भी और भी सवाल ऐसे आए हैं, मैं उन सभी के सवालों का भी और जिनके मन में ऐसे प्रश्न होंगे कि किस तरीके से है और कहाँ से सामग्री हमको मिले, तो मैं स्कूली शिक्षा के लिए विशेष करके कहना चाहता हूँ कि दीक्षा पोर्टल पर हमारे पास 80,000 से भी अधिक पाठ्य सामग्री है और वो कई भाषाओं में भी है। तो आप उसका उपयोग कर सकते हैं और अभिभावक कर सकते हैं, अध्यापकगण कर सकते हैं और आप उसका उपयोग कर सकते हैं। और इतना ही नहीं तो जहाँ दीक्षा पोर्टल हमारा बहुत एक्टिव है और विभिन्न राज्यों ने उस पोर्टल पर अपनी भी सामग्री डाली है उस दीक्षा पोर्टल पर। वही ई पाठशाला जो हमारे एनसीईआरटी ने बनाया है, ई पाठशाला है बहुत बड़ा पाठ्यक्रम है और बहुत आकर्षक पाठ्यक्रम है, कई भाषाओं में है और यदि मैं ई पाठशाला की आपको बात करूँ तो वो 1 से लेकर के 12वीं कक्षा तक के संपूर्ण पाठ्यक्रम सामग्री उसमें है, जिसमें वीडियो 2000 तो उसमें वीडियो हैं, 1886 उसपे ऑडियो हैं और ई बुक 996 से भी अधिक उसपे ई बुक है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये 2
ये 2 के अलावा यदि मैं आपको ये कहूँ कि मुक्त शैक्षणिक संस्थानों का राष्ट्रीय भंडार जो हमारे पास वो प्लेटफ़ॉर्म है, उसको भी आप देखेंगे तो 14,000 से भी अधिक तो उसपे फाइलें हैं और उन 14,000 फाइलों में 401 तो संग्रह हैं, दस्तावेज 2,780 दस्तावेज हैं, 6,000 से भी अधिक वीडियो हैं, 1,500 से भी अधिक उसपे ऑडियो हैं और 2,500 से भी अधिक उसमें खूबसूरत तमाम प्रकार के चित्र हैं, जिसका आप उपयोग कर सकते हैं। और इतना ही नहीं तो संवादात्मक जो शैली में है, उसके भी टुकड़े हैं, 1,500 से भी वो अधिक टुकड़े हैं। तो मैं ये कहूँगा आपको कि आपके पास पढ़ने की कोई कमी नहीं है। आइए आप उस पोर्टल पर जाकर के अपने प्रकार की सामग्री को आप कर सकते हैं और आपको पूरी मदद मिलेगी। जी विकास जी, विकास उत्तराखंड से हैं और विकास जी, मैं अर्थशास्त्र में स्नातक की पढ़ाई कर रहा हूँ। कृपया हमें बताएँ कि कॉलेज कब खुलेंगे, कक्षाएँ कब प्रारंभ होंगी? आप स्नातक की पढ़ाई कर रहे हैं, अर्थशास्त्र में हैं और आपको कल परसों में जो हमने शैक्षणिक कैलेंडर जारी किया है उच्च शिक्षा का, तो ऐसे बहुत सारे मेरे युवाओं के होंगे जो उच्च शिक्षा में अध्ययनरत हैं। जो शैक्षणिक कैलेंडर जारी किया, उसमें विशेष करके ये कहा है कि हम जुलाई से, क्योंकि जो परिस्थितियाँ इस समय चल रही हैं, उन परिस्थितियों को देखें तो हम 1 जुलाई से वो परीक्षाएँ करेंगे और 1 जुलाई से वो परीक्षाएँ हो करके और अगले अगस्त से नया सत्र शुरू कर देंगे और जुलाई लास्ट तक कोशिश ये करेंगे कि उन सभी प्रश्न पत्रों का, सभी कक्षाओं का परीक्षा परिणाम भी घोषित हो। साथ में ये भी कहा है सारे देश के, चाहे हमारे कुलपतिगण हैं, सभी महाविद्यालय हैं और सभी शिक्षा विभाग, उनसे ये अनुरोध किया है कि वो ये भी देखें कि किस स्थान पर क्या परिस्थितियाँ हैं। यदि ये लगता है कि जुलाई में भी कुछ ऐसे स्थान हैं जो अभी इस त्रासदी से उबर नहीं पाए हैं, तो उनके लिए विशेष प्राविधान हमने किया है और उसके लिए विशेष प्राविधान ये किया है, जो रेड ज़ोन से उबर नहीं पाएँगे, उनके लिए जो सेमेस्टर सिस्टम पहले वर्ष का हो, उसमें मूल्यांकन करके उसको उत्तीर्ण करेंगे। जो दूसरे, तीसरे, चौथे, 5वें वर्ष का होगा, फाइनल परीक्षा तो हम परीक्षा करेंगे, लेकिन उसके बीच के जो भी सेमेस्टर होंगे, उसमें उस वर्ष का 50% का आंतरिक मूल्यांकन प्लस उससे पहले की जो क्लास में उसके जितने अंक आए, उसका औसत मूल्यांकन करके उसको हम पदोन्नति देंगे और अंत में हम लोग उसके बारे में निर्णय लेंगे, उसको उसका रिजल्ट घोषित करेंगे और अलग से हर विश्वविद्यालय यूजीसी ने एक टास्क फोर्स, कोविड-19 टास्क फोर्स बनाया है और उसके तहत हर विश्वविद्यालय को कहा है कि वो एक ऐसा प्रकोष्ठ गठित करे, जहाँ सब छात्रों की किसी भी प्रकार की यदि कोई समस्या है, तो समस्या उस पर जाए और उसका तत्काल वो समाधान करे। तो मैं समझता हूँ आपको आप सहित सारे जितने भी मेरे उच्च शिक्षा के छात्र-छात्रा हैं, उनको ये कैलेंडर और जितना भी है तो आप यूजीसी की साइट पर जाकर के वो सब सूचना। अश्वनी जी उत्तर प्रदेश फर्रुखाबाद से। जी अश्वनी जी, आप कह रहे हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों से संबंध रखने वाले कई विद्यार्थियों को लॉकडाउन के कारण होने वाले नेटवर्क की परेशानी है और अधिकांश छात्र-छात्री की सामग्री छूट गई है और उनके लिए उपाय बताएँ। आपकी दूसरी समस्या, आपने कहा कि विद्यार्थियों को जो लॉकडाउन करने के कारण और नेटवर्क की परेशानी है और कुछ छात्र ऐसे होंगे जो कह रहे हैं कि उनका छात्रावास में किसी पठन सामग्री, जब आप गए होंगे तो जो अपना पाठ्यक्रम तो साथ लेकर के गए ही होंगे,
और नहीं तो अब सब दुकानें भी खुल गई हैं और आप ज़रूर उन किताबों को ले लीजिए। जहाँ तक नेटवर्क की आपने बात की, बात सही है। दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्र में कई बार नेटवर्क नहीं आ पाता है, थोड़ा-सा कठिनाई होती है। लेकिन उसके लिए तो आपको मालूम है, हम लोगों ने कई प्रकार के विकल्प दिए हैं। जिसकी मैं अभी बात कर रहा था दीक्षा और जो स्कूली शिक्षा के लिए दीक्षा दीक्षा के साथ-साथ तो ई-पाठशाला अन्य चीज़ें हैं। वहीं हम लोगों ने कोशिश की कि स्वयं प्रभा। आपको तो मालूम है कि स्वयं और स्वयं प्रभा स्वयं पर भी वो दुनिया का सबसे बड़ा ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म है जिसमें अ, हज़ारों पाठ्यक्रम हैं और स्कूली शिक्षा के भी उसपे अ, पाठ्यक्रम हैं, उच्च शिक्षा के हैं, तकनीकी शिक्षा के हैं और जो स्वयं प्रभा है, स्वयं प्रभा के हमारे 32 चैनल हैं, टीवी चैनल, जो चौबीसों घंटे डीटीएच पर हैं ये चैनल और दूरदर्शन पर आपको दिखाई देगा। यदि आपको नेट की समस्या है, तो वो आपको दूरदर्शन पर दिखाई देंगे, डिश टीवी पर होंगे, टाटा स्काई पर होंगे, एयरटेल टीवी पर होंगे। तो आपको कई प्रकार के विकल्प दिए हैं। यदि आपके पास इंटरनेट नहीं है, तो टेलीविज़न तो होगा। तो टेलीविज़न यदि है, तो आप अपने चौबीसों घंटे आप ये जो चैनल अलग-अलग करके हैं, जिनमें एनआईओएस ने तमाम पाठ्यक्रम दिए हैं, सीबीएसई बोर्ड ने पाठ्यक्रम दिए हैं, जिसमें एनसीईआरटी ने तमाम अपने पाठ्यक्रमों को डाला है। तो आपके लिए किसी प्रकार की कोई कठिनाई नहीं होगी। मेरी शुभकामना है कि आप उसका पूरा उपयोग करेंगे। जी। जम्मू से तनिषा तनिषा शर्मा। जी तनिषा, मैं 12वीं कक्षा की छात्रा हूँ। मेरी भूगोल की परीक्षा अभी नहीं हुई है। हर पल 24 घंटे घर पर साथ रहने वाली मेरे माता-पिता मुझे पढ़ाई के लिए कह रहे हैं। मैं पहले से ही 4 बार उसको पढ़ चुकी हूँ। मुझे बहुत चिढ़ हो रही है। तनिषा के यदि माता-पिता मुझे सुन रहे होंगे, तो प्लीज़ मैं आग्रह कर रहा हूँ कि तनिषा को बहुत दबाव ना दें और तनिषा तुमने 3-4 बार पढ़ लिया, तो और चीज़ों को पढ़ो। तो मैं भरोसा है कि एक विषय आपका रह गया, उसको तुम अच्छी तरीके से कर लोगी। मैं समझ सकता हूँ कि वो बार-बार कहते होंगे बैठो, तो उनको ये कहिए कि एक ही विषय नहीं मैं और विषयों को भी पढ़ूँगी, क्योंकि आपको जैसे मैंने अभी कहा कि ऑनलाइन पर हम कोशिश कर रहे हैं कि सभी प्रकार की और भी सामग्री आपको उपलब्ध हो जाएगी। तो आप तनाव में मत रहिए और चिड़चिड़ाहट भी मत करिए और आपके ज़रूर मुझे सुन रहे हैं, मैं उनको निवेदन भी कर दिया है और आपकी पूरी मदद करेंगे और भी अभिभावकों से मैं कहना चाहता हूँ कि थोड़ा-सा इस समय मेरे छात्र-छात्राओं का मदद करिए आप, सहयोग दीजिए। उनका मानसिक अ, बल बढ़ा कर के रखिए, उनको ताकत दीजिए, उनके साथ मस्ती के साथ भी उनको रहने दीजिए, क्योंकि पढ़ाई तो उन्होंने करनी ही करनी है, लेकिन तो भी हमने विकल्प में कुछ कोर्स कम करके ये कहा है कि वो पढ़ाई कर लें और इसीलिए ऑनलाइन आपको भी कठिनाई हो रही होगी, जो नीचे स्कूली शिक्षा में नीचे की विभाग का है, मुझे मालूम है, मैं लगातार आप लोगों से सबसे संवाद पर भी बना रहता हूँ और सूचनाएँ भी लेता रहता हूँ। थोड़ा-सा आपको कठिनाई हो रही होगी, लेकिन उस पाठ्यक्रम को भी हमने थोड़ा-सा कम किया है, क्योंकि आप ही की शिकायत थी कि बच्चा दिन भर में क्या करेगा, परेशान हो रहा है, उसको कुछ न कुछ तो पढ़ने के लिए चाहिए। तो हम लोगों ने ये निर्णय लिया कि वो समय भी खराब ना हो और हमारे जो छात्र-छात्रा है, उसका वो बहुत प्रखर है, वो बहुत मेहनती है और उसको हम कैसे करके पाठ्यक्रम दे सकते हैं, ये हम लोगों ने कोशिश की। तो प्लीज़ आप थोड़ा-सा बच्चों का ध्यान रखिए और मुझे भरोसा है कि आप ज़रूर ध्यान रख हमारे सभी छात्र-छात्राओं का, अपने बच्चों का। अ, जी। दत्तात्रेय देशमुख जी, पुणे, महाराष्ट्र। आप कह रहे हैं कि नवोदय विद्यालयों के प्रवासी विद्यार्थियों को उनके संबंधित राज्यों और घरों में भेजने के लिए है
जबकि वे केवल 9वीं कक्षा के छात्र हैं जो प्रवास के कारण यहाँ हैं, वो आपसे सहायता की उम्मीद करते हैं। दत्तात्रेय, आपको मालूम है, बात सही है कि हमारे जो नवोदय विद्यालय के जो छात्र और छात्राएं हैं, क्योंकि पूरे देश के विभिन्न प्रदेशों से जो 20% अतिरिक्त प्रदेशों के उसमें हॉस्टल में रहती हैं छात्र छात्राएं, क्योंकि ये एक देश है हमारा, एक भारत श्रेष्ठ भारत है, और एक दूसरे की संस्कृति के निकट आने के लिए और देश को जानने के लिए भी ऐसे छात्र हैं। मुझे बहुत गौरव होता है कि केंद्रीय विद्यालय और नवोदय विद्यालयों में बहुत अच्छे छात्र बहुत अच्छी तरीके से तैयारी करते हैं। तो आपका जो कहना है उसमें काफी कुछ छात्र अपने घर के छात्र थे, उनको सुरक्षा की दृष्टि से और वो परेशान न हो इसलिए वो हॉस्टल में रहे हैं। बहुत अच्छे से हम लगातार उनकी चिंता भी करते रहे। लेकिन यदि आप जहाँ भी हैं, अभी जल्दी ये व्यवस्था हो गई है, लगभग 80% करीब छात्र, उससे भी ज़्यादा सभी सब अपने घरों पर पहुँच गए, अपने-अपने प्रदेशों पर पहुँच गए। जो कुछ छात्र हैं उनकी भी व्यवस्था की जा रही है। आप बिल्कुल परेशान ना हों, और ऐसा नहीं है कि आपको नहीं सुन रहे हैं। हमारे केवी हमारे सभी डायरेक्टर, सारे प्रिंसिपल, सब लोग जुटे हुए हैं। मैं भी जुटा हुआ हूँ आपके लिए। मेरे राज्य मंत्री जो संजय जी हैं, वो आपकी अतिरिक्त मदद करते रहते हैं कि रोज़ चिंता करते हैं, सुबह उठकर सबसे पहले आपके प्रिंसिपल को बात करते हैं, हॉस्टल में क्या हो रहा है, बच्चे सब ठीक है कि नहीं, खुश हैं कि नहीं, दिक्कत तो नहीं है। तो ऐसा नहीं, आपकी खूब चिंता हो रही है। प्रधानमंत्री जी लगातार मुझसे पूछते रहते हैं, सब बच्चे ठीक हैं? आपको तो मालूम है प्रधानमंत्री जी कितनी चिंता करते हैं आप लोगों की, और इसलिए आप के मन में नहीं आती, उनकी कोई चिंता नहीं कर रहा है। रवि, एनआईटी आंध्र प्रदेश। जी रवि, आपने बताया था कि शैक्षणिक वर्ष 20 और 21 के लिए आईआईटीएस और आईआईटीएस फीस में, आईआईटी और एनआईटी, अच्छा, फीस में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है। क्या मैं जान सकता हूँ कि क्या एनआईटीएस पर ये लागू है? नहीं रवि, रवि, एनआईटी और आईआईटी को हम लोग कोशिश की। आपको तो मालूम है कि हमारे आईआईटी बिल्कुल अपने में समर्थ संस्थाएं हैं और स्वायत्तता युक्त हैं, तो उनका अलग बोर्ड होता है, वो अपने अपने निर्णय लेते हैं, उनके निर्णय लेने का उनको पूरा अधिकार है। तो भी हमने सभी एनआईटी को और सभी आईआईटी को ये कहा है कि ये जो महामारी है, इस महामारी के चलते वो ये कोशिश करें, हर हाल में कोशिश करें कि जो प्रति वर्ष वो फीस को बढ़ाते हैं, वो फीस ना बढ़ाएं। और आईआईटी परिषद के अध्यक्ष जो इसरो के पूर्व चेयरमैन रहे हैं राधाकृष्णन जी, उनसे भी मैंने अनुरोध किया था कि एक बार सभी निदेशक गण से वो बातचीत भी करें और मेरा आग्रह उन तक पहुंचाएं कि ऐसे समय में जबकि पूरी दुनिया ऐसे भीषणतम समय से गुजर रही है और पूरा देश प्रभावित है, मेरा अभिभावक प्रभावित है, मेरा छात्र प्रभावित है, आम आदमी उससे प्रभावित है। तो ऐसे वक्त में इस वर्ष जो वो प्रतिवर्ष फीस की बढ़ोतरी करते हैं, तो मैंने कहा था कि इस वर्ष ये बढ़ोतरी तो मुझे होगी, और ये कोशिश करें कि वो जो हर वर्ष फीस को बढ़ाती उस फीस को इस सत्र में न बढ़ाएं। मुझे भरोसा है कि जो आपने पूछा है रवि, आपकी भावनाओं का सम्मान होगा। जी, अंतरराष्ट्रीय छात्र यूएई से पंकज कवातरा। जी पंकज, 12वीं कक्षा का छात्र हूँ और मैं यूएई में पढ़ता हूँ। मैं जानना चाहूंगा कि क्या सीबीएसई अंतरराष्ट्रीय छात्रों की कम करने वाला है, क्योंकि भारत में
अन्य देशों की तरह संयुक्त अरब अमीरात जैसे देशों में कोरोना वायरस के कारण लॉकडाउन सितंबर तक है। इससे शिक्षकों के लिए और साथ ही छात्रों के अध्ययन के लिए निर्धारित पाठ्यक्रम का अंश पूरा करना बहुत कठिन है। यूएई से मैं आपका स्वागत कर रहा हूँ। मुझे इस बात को कहते हुए खुशी है कि हमारे सीबीएसई के पूरी दुनिया में लगभग 25 देशों के हज़ारों विद्यालय हैं 25 देशों में, और जैसे वो एक बहुत एक उत्सुकता का भी और एक गरिमा का बोर्ड है, और उसी बोर्ड से आप भी वहाँ पर यूएई में पढ़ रहे हैं। अभी आपने सुना होगा मुझे कि सीबीएसई ने जो निर्णय लिए हैं, सीबीएसई बोर्ड है हमारे, वो निर्णयों को आप अवगत हो गए। लेकिन हाँ, आपने कहा है कि सितंबर तक वहाँ पर लॉकडाउन हो गया है, और अब कैसे करके वो करेंगे। हम लोग एक कोशिश करेंगे एक बार सीबीएसई बोर्ड के साथ बैठ करके कि दुनिया में तमाम जो हमारे वो विद्यालय हैं सीबीएसई बोर्ड के, उन और ले। लेकिन आपको तो मालूम है कि हम लगातार ये जो पाठ्यक्रम है हमारे अध्यापक रेगुलर पढ़ा रहे हैं, और जो भी पाठ्यक्रम रह गया है उसको पूरा कर रहे हैं। तो आप कोशिश करिए कि आप अपने आपके अध्यापकगण भी मुझको ज़रूर सुन रहे होंगे, और सीबीएसई बोर्ड की चेयरमैन भी सुन रहे होंगे, और मेरे सभी अधिकारी भी मेरे साथियों की जुड़े हैं, वो भी मेरे को यहाँ पर सुन रहे होंगे। तो मैं उनसे भी कहूँगा कि जो आपकी भावनाएँ हैं उसका सम्मान वो करेंगे, और जल्दी से जल्दी इस बारे में जो मेरे विदेशों में सीबीएसई बोर्ड की उनके बारे में, उन अलग-अलग देशों की अलग-अलग स्थितियाँ हैं, उन अलग-अलग देशों में अलग-अलग स्थितियों में क्या निर्णय लिया जा सकता है, उस देश के राजदूत के साथ बात करके, वहाँ के शिक्षा मंत्री के साथ में स्वयं बात करके वो क्या हम कर सकते हैं। यूएई के शिक्षा मंत्री जी का अभी कुछ दिन पहले मुझे दूरभाष पर चर्चा हुई थी, और उन्होंने कहा था कि हमको कुछ मदद चाहिए, ऑनलाइन मदद चाहिए, जिसमें हमने उनको कहा कि स्वयं प्रभा है, तमाम प्लेटफ़ॉर्म में आकर के वो अपने देश के लिए, अपने छात्रों के लिए उसको उपयोग करें। काफ़ी मेरी उनसे बातचीत हुई। लेकिन जो आप कह रहे हैं केवल यूएई नहीं है, बल्कि और भी देश हैं, उनके साथ भी हम मिलकर के इसका समाधान करेंगे। मेरी शुभकामना, आप सुरक्षित रहें वहाँ पर। जी, तनिषी यादव, तनिषी क्या कहना है? मुझे एनसीईआरटी की किताब नहीं मिल रही है। हमने गृह मंत्रालय से आग्रह आपको एनसीईआरटी की किताब क्यों नहीं मिल रही है? किताबें तो सब जगह पहुँच गई हैं। और मैं एक बार आदित्य कर क्योंकि गृह मंत्री जी से हमने अनुरोध किया था, और मैं उनका आभार प्रकट करना चाहता हूँ कि गृह मंत्री जी ने तत्काल निर्णय लिया और कहा कि नहीं, मेरे छात्र-छात्राओं को सबसे पहले पुस्तकें मिलनी चाहिए। और हम लोगों ने जो पुस्तकों की दुकानें थी उसके खोलने के माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने बाकायदा निर्देश जारी किए गृह मंत्रालय से, और जितनी मेरे को जानकारी है कि सभी जगह ये किताबें उपलब्ध हो रही हैं, मिल रही हैं। लेकिन हाँ, सामाजिक दूरी ये बहुत अपनी सुरक्षा के लिए, अपने परिवार की सुरक्षा के लिए। और आप जाइए, यदि नहीं होगा तो आप बताइए कि आपको कहाँ पर नहीं मिल पा रही है, तो हम फिर उस जिले के जिलाधिकारी से बात करेंगे, उस प्रदेश के मुख्यमंत्री से भी बात करेंगे, और जब यदि कोई ऐसी समस्या आ रही होगी तो आप प्लीज़ बताइए। और मंत्रालय के भी आप साइट पर कर सकते हैं, मेरे ट्विटर पर भी आप सूचना कर सकते हैं। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि सीबीएसई बोर्ड की सभी पुस्तकें, एनसीईआरटी की जितनी पुस्तकें, वो सब हर प्रदेश तक पहुँच गई। सीबीएसई के डायरेक्टर से भी मेरी बातचीत हुई, और मुझे एनसीईआरटी के डायरेक्टर ने भी अवगत कराया कि उन्होंने सब पुस्तकें सब प्रदेशों तक पहुँचा दी है। जी, अतुल लखनऊ,
कक्षा 9 के छात्र हैं। मैं मुझे मार्च के अंतिम सप्ताह में क्रिकेट सीखने और स्टेशन से बाहर जाने के लिए स्पोर्ट्स क्लब में शामिल होने की योजना थी, लेकिन यहाँ मैं घर पर हूँ, उदास महसूस कर रहा हूँ। बिल्कुल आप उदास मत होइए। माता, भाई, चाचा, ताऊ, नाना, नानी, दादा, दादी, कितना बड़ा परिवार है। तो अड़ोस-पड़ोस जो है सबसे बात करते रहिए ना। और ये तो कैसा अवसर है, बहुत अच्छा अवसर है। इतना अच्छा अवसर है ये, आप पुरानी कहानियों को सुनिए, आप अपनी डायरी ज़रूर लिख रहे होंगे। मैं छात्रों से अनुरोध करूँगा कि ये 100 साल के बाद इतना बड़ा संकट आया है। 1918 में पहली बार हुआ था जब सारा विश्व ऐसे अ, महामारी को उसने झेला था। और जहाँ तक मेरी जान